एपिसोड 71 से 80 तक। पार्ट 3। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे चाहत की कंपनी के साथ डील पक्की होने की खुशी में शरण मेहरा और विनोद ओबरॉय ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसके लिए वह चाहत को इनवाइट करने खुद गए थे। अब आगे जैसे ही चाहत अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर के लिए निकलना चाहती थी, उसी समय उसकी बचपन के दोस्त का कॉल आ जाता है। जब वह अपने फोन पर नंबर देखी है तो उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था कि जब उसकी दोस्त को उसके बारे में पता चलेगा कि वह इंडिया आ चुकी है तो वह उससे मिलने के लिए परेशान हो जाएगी और तुरंत ही कॉल रिसीव करती है। दूसरे तरफ से एक बहुत ही गुस्से भरी आवाज सुनाई पड़ती है, तू पागल लड़की, इतने दिनों से इंडिया आई है पर तूने एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझा, और अगर मुझे पता ना चला तो अभी पता नहीं कितने दिन तक तू मुझे अपने बारे में कुछ ना बताती। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरी दोस्त है। वह लगातार एक सांस में ही चाहत को सुनना शुरू कर देती है, फिर लास्ट में रुककर जोर जोर से सांस लेने लगती है। दोस्तों, यह और कोई नहीं बल्कि चाहत के बचपन की दोस्त कसक रायचंद थी, जो चाहत से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह हर वक्त सुख हो या दुख चाहत के साथ रहती थी। वह चाहत को अपनी दोस्त नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह मानती थी। और आज उसे पता चला कि चाहत इंडिया आई है और उसे आए 2 दिन हो गए हैं तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। इसी वजह से वह गुस्से में चाहत को सुनाई जा रही थी उसकी बातों को सुनकर चाहत हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं आ गई हूँ तो तुम मेरा जीना हराम करने वाली हो, इसलिए मैं कुछ दिन सुकून से जीना चाहती थी। चाहत की ऐसी बातों को सुनकर अब वह जोर से फोन पर चिल्लाने लगती है। वही चाहत फोन को अपने काम से दूर कर स्क्रीन को घूरने लगती है और फिर बोलती है कि मुझे लगता है तू पागल हो गई है और मुझे किसी पागल से नहीं मिलना है। उसकी यह बात सुनकर दूसरे तरफ से तुरंत आवाज आना बंद हो जाता है और फिर प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है, स्वीटी देखो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ ना, बिल्कुल शांत हो गई हूँ। प्लीज मुझसे मिल लो यार, नहीं तो आज ना तो मुझे खाना खाया जाएगा और ना ही रात को मुझे नींद आएगी। उसकी बातों को सुनकर चाहत हंसने लगती है और कहती है, चल पागल, किस बेवकूफ बनाती है, अभी जरूर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर गला भर भर के ठोस रही होगी। उसकी बातों को सुनकर ख्वाहिश के हाथों में पड़ी सैंडविच नीचे गिर जाती है। वह जल्दी से इधर उधर देखने लगती है और जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास उसके चाहत नहीं है तो वह फिर से बहाना बनाते हुए कहती है कि नहीं यार, तू कैसे सोच सकती है कि मैं तेरे बिना कुछ भी खा सकती हूँ, तू तो मेरी अच्छी वाली दोस्त है ना, इसलिए प्लीज जल्दी से मिलने देख। मुझे जब से तेरे बारे में पता चला है मैं अभी मुंह में कुछ भी नहीं डाला, सुबह से भूखी हूँ। उसकी बातों को सुनकर चाहत बोलती है कि भूखकर मैं कैसे यकीन मान लूं, तो बिना सांस लिए जिंदा रह सकती है पर बिना खाए जिंदा रह पाएगी, मुझे यकीन ही नहीं है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वाली लड़की अपना मुंह बना लेती है। उसे कुछ ना बोलना देखकर चाहत उससे पूछता है, अच्छा बता कहाँ है तू, मैं आकर मिलती हूँ। इतना सुना ही था कि वह खुशी से उछलने लगते हैं और जल्दी से उसे अपना एड्रेस सेंड कर देती है। वही चाहत अब उससे मिलने के लिए निकल जाती है। वह इस रेस्टोरेंट का एड्रेस था जहां इस वक्त ख्वाहिश बैठी हुई थी। वह बहुत ही बेसब्री से चाहत का इंतजार कर रही थी। 15 मिनट बाद वहां चाहत की एंट्री होती है। जैसे ही ख्वाहिश चाहत को देखते हैं तो दौड़कर जाकर उसके गले लग जाती है और जोर से चिल्लाती है, स्वीटी तुम आ गई। इस वक्त उसने इतनी जोर से बोला था कि आसपास के लोग उसे देखने लगे। वही चाहत जब देखी है कि सब लोग उसे देख रहे हैं तो वह तुरंत ही उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह नॉनस्टॉप बोलना शुरू कर देगी। वही ख्वाहिश अपनी आंखें बड़ी करके चाहत को देखने लगती है और इशारे से पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वह आंखों के इशारे से कहती है कि चारों तरफ देखो। जब वह अपने चारों तरफ देखती है तो आती है कि सभी अजीब नजरों से उसी को देख रहे थे। ये देखकर वह जल्दी से चाहत को लेकर अपने सीट की तरफ चली जाती है और चाहत से कहती है कि बेस्टी, देखा मैंने तुझे उन लोगों की गंदी नजरों से बचा लिया। वह लोग कैसे तुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे, लगता है तुझे नजर लगने वाले थे। उसकी बातों को सुनकर सच में चाहत का मन कर रहा था अपना सर पीट ले। हाँ, कहती है कि बेवकूफ लड़की, वह मुझे नहीं तुझे देख रहे थे क्योंकि तू पागलों की तरह इतनी जोर से चिल्ला जो रही थी। उसकी बातों को सुनकर अब ख्वाहिश का मुंह ही बन जाता है। ख्वाहिश एक बहुत ही चंचल लड़की है।
कद 5 फीट 5 इंच, रंग बिल्कुल गोरा, बहुत ही खूबसूरत, छोटा सा चेहरा, दुबली पतली सी, देखने में किसी मॉडल से काम नहीं, लंबे काले बाल, आंखें बिल्कुल हिरनी की तरह, वह बिल्कुल चाहत की तरह ही खूबसूरत है और दिखने में मासूम लगती है, पर वह भी चाहत की तरह खतरनाक है। पर वह हमेशा चाहत के सामने छोटी बच्ची जैसा व्यवहार करती है, क्योंकि चाहत उसे अपनी बड़ी बहन की तरह लगती है। चाहत भी उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी, इस वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। वह जल्दी से चाहत के लिए कुछ खाने को मांगाती है और एक कॉफी ऑर्डर कर देती है। उसने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉफी का ऑर्डर किया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि चाहत को काफी पसंद है, पर अच्छी क्वालिटी का ही। अब वह चाहत से कहती है कि वैसे अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। चाहत उसे रहती है कि कुछ ज्यादा नहीं, बस कंपनी का कुछ काम था और कुछ पुराने हिसाब थे जिन्हें क्लियर करना था। ख्वाहिश उसकी बातों को नहीं समझ पाती है, तो वह चाहत की तरह देखने लगती है। वही चाहत को समझ में आ गया था कि ख्वाहिश को उसकी बातें समझ नहीं आई, तो वह उससे कहती है कि वेट करो, खुद ही पता चल जाएगा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस लाइफ को एंजॉय करो। उसकी बातों को सुनकर वह समझ जाती है कि चाहत उसे अभी कुछ भी नहीं बताने वाली है, और वैसे भी वह चाहत को अच्छे से जानती है। वह दूसरों की मदद तो कर देती है, पर खुद के बारे में कभी किसी को नहीं बताती है। वही ख्वाहिश बच्चों की तरह शिकायत करते हुए चाहत से कहती है कि बेस्टी, क्या तुम्हारा मन मुझसे मिलने को नहीं करता है? और वैसे भी तुम पहले से कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें छुपाकर अपने पास रख लूं। इतना कहकर वह चाहत के गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचकर चूम लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर चाहत उसे खुद से दूर करती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस लड़की के पास अगर बैठ जाओ तो वह थोड़ी देर में एक्साइटेड हो उसे किस कर लेती है। वही जब ख्वाहिश देखी है कि वह उसे कैसे दूर कर रही है, तो वह उससे नाराज होते हुए कहती है कि बेस्टी देख, मैं अभी तक कितना तेरे लिए तड़पती हूँ और तू है कि मुझे खुद से कैसे दूर कर रही है। समय बोलते वक्त उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जिस वजह से उसके आसपास के लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं। वही वह फिर से चाहत के करीब जाकर उसे फिर से पकड़ कर किस कर लेती है। उसका बस चले तो वह चाहत के उसे फूले फूले छवि गालों को दिन भर की ही करते रहे। बस यही एक कारण था जो चाहत उससे मिलने से घबराती रहती है। वही उसे इस तरह किस करता हुआ देखकर चाहत अब की बार उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि पागल लड़की, थोड़ा अपने अगल बगल नजर दौड़ा कर देख तो ले। उसकी बातों को सुनकर ख्वाहिश अपने चारों ओर देखती है, तो सब लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वहीं उन्हें इतना ही अजीब तरह से देखा हुआ प्रकार ख्वाहिश रहती है कि यह लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं। चाहत उसके सर पर थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, इस तरह चुम्मा चाती करेगी तो वह तुझे लेस्बियन ही समझेंगे। उसकी बातों को सुनकर बेचारी ख्वाहिश, जो अभी अभी अपने कॉफी का एक सिप अपने मुंह में ही लिया था, वह बहुत ही तेजी से बाहर निकल जाता है और वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि अरे यार, ऐसा क्यों बोल रही है, मैं कोई लेस्बियन नहीं हूं, मैं तो बस तेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हूं। यह जमाने वाले भी ना प्यार के दुश्मन बन जाते हैं, भला बताओ, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। अब कोई अपनी फ्रेंड से थोड़ा प्यार से भी बात नहीं कर सकता है, उसे पर भी इनकी गंदी नजर आ पड़ी है। इतना कहकर वह अपने सर पर हाथ रखकर रोने का बहाना करने लगती है। उसकी नौटंकी देखकर चाहत को हंसी आ जाती है। चाहत भले ही कितनी कठोर हो, वह कोल्ड हार्टेड हो, पर वह अपनी इस दोस्त के लिए उसके साथ बिल्कुल ही बच्ची बन जाती है। वही वह लोग कुछ देर वहां बैठकर इसी तरह हंसी मजाक करते हैं। फिर इसके बाद अचानक से कसक कहती है कि चाहत, तुम्हें पता है, कुछ दिनों बाद मेरे अंकल ने एक बड़ी पार्टी अरेंज की है, मैं तुम्हें उसके लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या तुम फ्री होगी? प्लीज प्लीज यार, तुम समय निकाल कर आ जाना, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत मजा आएगा। चाहत उससे पूछता है कि पार्टी कब की है, तो वह बताती है कि 2 दिन बाद की। उसकी बातों को सुनकर चाहत रहती है कि सॉरी, उस दिन मैं नहीं आ पाऊंगी। चाहत की बातों को सुनकर ख्वाहिश का मुंह ही लटक जाता है। फिर वह कहती है कि अरे यार, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाना, मैं ज्यादा देर तुझे नहीं रोकूंगी, पर तेरे बिना मुझे पार्टी में अच्छा नहीं लगेगा। तब चाहत बताती है कि उसे दिन मिस्टर ओबरॉय की पार्टी है और उन्होंने पर्सनली मुझे उसके लिए इनवाइट किया है। वैसे मैं जाती तो नहीं, लेकिन कुछ जरूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर ख्वाहिश कहती है कि कौन से मिस्टर ओबरॉय? क्या तुम मिस्टर विनोद ओबराय की बात कर रही हो? चाहत हाँ मैं अपना सर हिला देती है, तो वह खुशी से उछलते हुए बोलती है, अरे वह स्वीटी, मैं भी उसी पार्टी के लिए तुम्हें इनवाइट कर रही थी।
चाहत आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अंकल की पार्टी है। तभी वह बताती है कि हाँ, वह मेरे फूफा जी हैं, और तुम्हें तो पता है मेरी बुआ मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले से ही इनवाइट कर दिया है। वही ख्वाहिश की बातों को सुनकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मतलब मिस्टर विनोद ओबरॉय ख्वाहिश के फूफा जी हैं। पिछली जिंदगी में वह ज्यादा ख्वाहिश के रिलेटिव को नहीं जान पाई थी, क्योंकि एक लंबा वक्त तो उसका कैद में ही बीत गया था, और शायद यह उसी की गलती का नतीजा था। पर इस बार वह कोई गलती नहीं करने वाली है। इस बार इस पार्टी में सबको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वहीं कुछ देर बातें करके वह दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाती है। चाहत भी कपूर विला के लिए निकल चुकी थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वह कपूर विला पहुंचती है तो देखती है कि आज अकेले दादाजी ही लिविंग हॉल में बैठे थे, जो कि चाहत का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दादाजी चाहत को देखते हैं तो वह बड़े प्यार से चाहत की तरफ आ जाते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि बच्चा आ गई, आज का दिन कैसा था। वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोलती है कि दादाजी बहुत ही अच्छा था। उसके चेहरे की खुशी देखकर दादाजी को भी यकीन आ जाता है कि आज का दिन उनके बच्चे के लिए अच्छा ही गया होगा। वह तुरंत चाहत को कहते हैं कि जो जाकर फ्रेश हलो, फिर आओ साथ में डिनर करते हैं, क्योंकि इस वक्त डिनर का टाइम हो चुका था। चाहत भी दादाजी को हाँ करके अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं कुछ ही देर में वह फ्रेश हो कपड़े चेंज कर अपने रूम से निकाल कर बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी साइना पर पड़ता है। इस वक्त साइना अपने होठों पर प्यारी सी झूठी मुस्कुराहट बनाए उसके मम्मी पापा और भाई से बात कर रही थी। एक साइड उसके मम्मी पापा बैठे थे तो दूसरे साइड उसके दोनों भाई बैठे थे, और बीच में साइना छोटी बच्ची की तरह मुस्कुराते हुए और इनोसेंट बनकर उनसे बातें करते हुए बैठी थी। वही दादाजी उन सब से अलग दूर दूसरी तरफ हेड चेयर पर बैठे थे। ये सब देखकर चाहत के होठों पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यह उसके सगे माँ बाप और सगे भाई हैं, जो किसी पराई लड़की को अपनी बेटी की तरह प्यार दे रहे हैं और खुद की बेटी को अपनी जिंदगी से दूर बाहर निकाल फेंका है। इस वक्त चाहत के दिल में इन लोगों के लिए बेइंतहा नफरत दिख रही थी। वह मन ही मन कहती है, बस कुछ दिन और आप लोगों के होठों पर यह मुस्कुराहट रहने वाली है। फिर कसम है उसे भगवान की, जिसने मुझे दोबारा इस धरती पर भेजा है। मैं तुम्हारे होठों पर दोबारा मुस्कुराहट नहीं आने दूंगी। हर एक दर्द का बदला लूंगी जो आप लोगों ने मुझे दिया है। तब आपको एहसास होगा कि जब कोई अपने को चोट पहुंचती है तो कितनी तकलीफ होती है। इतना सोचते सोचते वह आगे की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही दादाजी की नज़र अपनी प्यारी पोती पर पड़ती है तो वह प्यार से बोलते हैं, चाहत बच्चा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वहीं जैसे ही दादाजी के मुंह से चाहत का नाम सबकी कानों में सुनाई पड़ता है तो तुरंत ही वहां का माहौल ही चेंज हो जाता है। अब ऐसा लग रहा था मानो किसी के मुंह में जवान ही नहीं थी। सभी नफरत भरी नजरों से चाहत को देख रहे थे। वही चाहत को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने सबको इग्नोर किया और अपने दादाजी के बगल में जाकर बैठ गई। वही जैसे ही दादाजी ने देखा चाहत आ गई है तो वह सर्वेंट को खाना सर्व करने के लिए कहते हैं। दो सर्वेंट आगे बढ़कर उन लोगों को खाना देना शुरू करते हैं। दादाजी ने सभी कुछ चाहत की पसंद का बनवाया था, इस वजह से वहां बैठे सभी लोगों का मुंह बना था। किसी को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था कि खाना चाहत की पसंद का बना है। वही चाहत सबको इग्नोर कर अपना खाना खाने के लिए जैसे ही पहला निवाला उठाती है, वैसे ही उसका भाई अपनी बहुत ही कड़वी जबान से बोलता है कि आज का खाना इतना घटिया क्यों बनाया है। इतना बोलकर वह सर्वेंट की ओर देखने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर वह सर्वेंट बेचारे तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि खाना आज का तो बहुत ही अच्छा बना था, पर वह कुछ नहीं बोलते। तभी उसका भाई सात्विक बोलता है, पता नहीं आजकल घटिया लोगों की तरह इस घर के नौकरों की भी आदतें घटिया हुई जा रही है। मुझे लगता है कि इस महीने की सैलरी तुम लोगों की काटनी पड़ेगी। आखिर में तुमने किसी से पूछकर यह खाना बनाया है क्या? तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वही उसकी बातों को सुनकर बेचारा सर्वेंट अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। दादाजी को सात्विक की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सात्विक से चिल्लाते हुए कहते हैं कि सात्विक, तुम दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह खाना बनाने का ऑर्डर मैंने दिया था?
साथी को सच में यह नहीं पता था कि इस खान को दादाजी ने बनवाया था, उसे तो साइना ने भड़काया था, इस वजह से वह इतनी जहरीली बात बोल गया। अगर उसे पता होता कि ये दादाजी के पसंद से बना है तो यह ऐसी गलती कभी नहीं करता, क्योंकि अभी भी इस घर और कंपनी के मालिक दादाजी ही थे। वहीं चाहत अब अपने मुंह में खाना नहीं डालती, वह तुरंत ही खाना नीचे रख देती है। वह दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है दादाजी, हमारे आसपास पड़ोस में कुत्तों की संख्या ज्यादा हो गई है, जब देखो तब वह भौंकने लगते हैं। आखिर में वह कुत्ते जो ठहरे, उन्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं होती कि किसी वक्त उन्हें भौंकना चाहिए और किसी वक्त नहीं। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर सात्विक का खून खौल उठता है। वह उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर चाहत मुस्कुराते हुए कहती है कि आप खुद से कुत्ता क्यों कह रहे हैं, मैं तो आज पड़ोस के बारे में बात की थी, पर मुझे लगता है आपको अपनी क्वालिटी पता है। चलिए, अच्छी बात है, आपको अपनी पहचान तो पता है, नहीं तो मुझे ही एक दिन आपको आपकी औकात दिखानी पड़ती। इस समय सात्विक का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि 2 टके की लड़की, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम इस तरह हमसे बात भी कर रही हो? तुम्हारी औकात हमारे सामने खड़े होने की भी नहीं है। और तुम देखो अपनी इतनी घटिया जवान से तुम हमें किस तरह बोल रही हो। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी जवान खींच लेता। इतना बोलकर वह अपने लगता है। क्योंकि यह बात उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बहुत ही तेज बोला था। वही उसकी बातों को सुनकर चाहत की मुठ्ठियां बंध जाती है, उसके आंखों में खून उतर जाता है। पर वह जानबूझकर सात्विक को भड़का रही थी, क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा नहीं था और वह चाहती थी कि गुस्से में सात्विक कुछ ऐसा करे जिसे रिग्रेट उसे पूरी जिंदगी रहे। वही वह सात्विक को टारगेट करते हुए फिर से कहती है, तुम किस मुंह से अपने आप को मेरा बड़ा भाई बोल रहे हो? क्या तुमने बड़े भाई का कोई फर्ज निभाया है? तुम किसी और घटिया लड़की के कहने पर हमेशा मेरे साथ बदतमीजी ही करते रहे, यहाँ तक मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा है तुमने। फिर तुम मुझसे यही उम्मीद कैसे करते हो कि तुमसे मैं कोई रिश्ता रखूंगी? उसकी बातों को सुनकर अब ऋतिक से भी बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत ही खड़ा होकर बोलता है कि तुम घटिया लड़की, तुम हमारी बहन कहलन के लायक भी नहीं हो। अगर हमारी अंतिम सांस भी चल रही हो तो भी हम तुम्हें अपनी बहन नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम दुनिया की सबसे घटिया लड़की हो। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है और कहती है कि करेक्ट मिस्टर ऋतिक कपूर, अपनी बातों पर हमेशा अमल करना और ध्यान रखना, यह बात कभी भूलना मत, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही तुम लोग अपनी बातों से पलटने वाले हो। उसकी बातों को सुनकर ऋतिक बोलता है कि वह दिन कभी नहीं आएगा। तभी चाहत बोलती है कि हाँ, सच में वह दिन कभी नहीं आना चाहिए जब एक भाई को अपनी सगी बहन को बहन बोलना पड़े। मैं भी यही चाहती हूँ कि वह दिन कभी ना आए। साइना बैठकर सब तमाशा देख रही थी, लेकिन वह देखी है कि अब उसके दोनों भाई चुप हो गए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी तक तो वह बहुत एंजॉय कर रही थी। जब उसके भाई चाहत को उल्टा सीधा सुन रहे थे तब सैंडोनी सी सूरत बनाकर बोलती है, चाहत, तुम भाई से इतनी क्यों नफरत करती हो? हमारे दोनों भाई कितने अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम हर वक्त तुमसे नफरत करती रहती हो और उन्हें गुस्सा दिलाती रहती हो। प्लीज कभी तो शांति से उन्हें खाना खाने दिया करो। जब से आई हो तब से वह दोनों सुकून से 2 निवाला भी नहीं खा पाए हैं। वह दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और जब खाने का वक्त आता है तो तुम कुछ ना कुछ कर सबको दुखी कर देती हो। तुम्हें मुझसे तकलीफ है ना, तो मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर वह जोर जोर से घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। वही अपनी बेटी को इस तरह रोता हुआ देखकर आलोक कपूर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चाहत को चिल्लाते हुए कहते हैं कि घटिया लड़की, जब से तुम इस घर में आई हो हम सबका जीना हराम करके रखी हो। पता नहीं पिताजी को तुम्हें क्या अच्छा दिखता है जो तुम्हें यहाँ बुलाकर हमारे सर पर तांडव करवा रहे हैं। जैसे अभी तक हमारी जिंदगी से दूर चली गई थी, वैसे फिर क्यों नहीं दूर चली जाती हो? एक तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं, ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और घर पर आओ तो भी सुकून नहीं मिलता है। तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारी जिंदगी से वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। वही चाहत मुस्कुराते हुए उनकी तरफ रहती है और कहती है कि यकीन नहीं होता है कि रिश्ते में तुम मेरे बाप लगते हो। अगर एक खून मुझे माफ होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालती, क्योंकि तुम जैसा आप इस धरती पर बोझ है। उसकी बातों को सुनकर आलोक जी का गुस्सा तो फूट ही पड़ता है। वह उसे चिल्लाते हुए कहते हैं
कि घटिया लड़की, मैं तेरा बाप नहीं हूँ और उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद से तू अपने दिमाग में यह बात बैठा ले, अगर तू मेरे पैरों पर गिर जाएगी, मेरे तलवों को छूटेगी, फिर भी मैं तुझे कभी अपनी बेटी नहीं मानूंगा। उसकी इतनी बात सुनकर चाहत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मिस्टर आलोक कपूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को बात करने के लिए गिराऊंगी? अरे मैं तुम्हें एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम इस गलतफहमी में मत पड़े रहो कि मैं तुम्हें आपका दर्जा कभी दूंगी। तुम तो मेरी माँ के कातिल हो। भला कोई अपने दुश्मनों को भी रिश्तेदार बनाता है? वही चाहत की बातों को सुनकर अचानक से उनके दिल में डर समा जाता है। फिर वह खुद को नॉर्मल करते हुए कहते हैं कि आज के बाद से तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वही पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर चाहत बोलती है कि मैंने कब कहा कि मेरा आपसे रिश्ता है? वैसे इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आप सभी का। मैं चाहूं तो अभी के अभी अपना पूरा हिस्सा ले सकती हूं और अपने शेयर्स भी ले सकती हूं। जब बात शेयर की आई तो सात्विक और ऋतिक गुस्से में भड़क उठे। वह चिल्लाते हुए बोले कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम हमेशा हमारी प्यारी प्रिंसेस को परेशान करती हो। तुमने बचपन में उसे जान से मारने की कोशिश की, फिर तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की और फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुमने उसे पानी में धकेल दिया, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि उसे तैरना नहीं आता था। अगर हम सही समय पर न पहुंचे होते तो आज हमारी बहन जिंदा ना होती। हम तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा कि तुम हमारे लिए मर जाओ तो भी हम तुम्हें देखना ना पसंद करें। उनकी इतनी कड़वी बात सुनकर चाहत के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है और कहती है कि करने वाले हाथ कब से मारने की दुआ करने के लिए उठने लगे। चाहत की बातें उनकी समझ में तो नहीं आई, पर चाहत को अच्छे से पता था कि पिछले जन्म में उसके यही भाई थे जिसने उसे जान से मार डाला था। इस समय चाहत के होठों पर बहुत ही कड़वी स्माइल थी। वहीं उसे इस तरह से हंसता हुआ देखकर साइना का खून ही खोल उठता है। वही सैन बेचारी बनते हुए बोलती है कि चाहत, तुमने मेरे साथ चाहे जितना भी बुरा किया हो, मैं तुम्हें दिल से माफ कर दिया था। जो भी हो, उसे वक्त तुम छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी सजा नहीं दूंगी। बस तुम भाई से प्यार से बात करो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम मामा पापा की रिस्पेक्ट करो और मेरे प्यारे भाइयों से अच्छे से बात करो। वही उसकी बातों को सुनकर चाहत की भावह तन जाती है। इस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि इसने मुझे माफ किया, जबकि इस घटिया लड़की ने ये सारा चीज मेरे साथ किया और इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली कि मैंने अपनी जिंदगी ही खो दी। इस वक्त चाहत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह साइना को एक अच्छा सबक सिखाएगी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अब उसका खाने का मूड नहीं था। जब इतना तमाशा हो गया है तो थोड़ा सा और सही, यह सोचकर चाहत वहां से उठकर जाने लगती है। वह जैसे ही साइना के पास पहुंचती है तो धीरे से झुककर उसके कानों में रहती है कि अगर तुम इसी तरह छोटी बच्ची और मासूम बनने का दिखावा मेरे सामने करती रही तो वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना बोल करो। इतना बोलकर वह उसे एक किलिंग स्माइल देते हुए आगे की ओर निकल जाती है। वही उसकी बातों को सुनकर साइना के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अगर इन लोगों के सामने भोलेपन का नाटक ना कर रही होती तो तुरंत ही चाहत की जान निकाल लेती। वही चाहत मुस्कुराते हुए उसे पीछे पलट कर देती है। उसने आग लगा दी थी, अब बस ब्लास्ट होने की बारी थी। वही साइना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब उसे वहां बैठना भी मुश्किल हो रहा था। वह रोनी सूरत बनाकर झूठा दिखावा करते हुए वहां से उठकर भागते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसे इस तरह बिना खाए जाता देखकर उसके मम्मी पापा और उसके दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। उन्हें इस वक्त चाहत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में उसकी वजह से उनकी प्रिंसेस आज बिना खाना खा चली गई। उसकी माँ उसकी चिंता करते हुए तुरंत ही उसके लिए खाना निकालकर एक प्लेट में अपने सर्वेंट को साइना के कमरे में पहुंचने को कहती है। उन्हें यकीन था कि उनकी बच्ची का गुस्सा ठंडा होने के बाद उन्हें भूख लगेगी, तब वह ये खाना खा लेगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि साइना भूखे नहीं सो पाती थी। वही दादाजी उस घटिया परिवार को देख रहे थे जो अपनी बच्ची का सजा नहीं था और किसी और की बच्ची पर अपना प्यार लुटा रहा था। दादाजी भी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप उठकर वहां से चले जाते हैं। अब उनका भी खाने का मन नहीं था। अब तो ये रोज का होने लगा था। उन्हें बार बार चाहत का मुंह तक खाना ले जाना और फिर वापस प्लेट में रखना ही याद आ रहा था। वह भगवान से कहते हैं कि हे
भगवान, अभी मेरी बच्ची को और कितना तकलीफ सहन है, क्या मैंने उसे यहाँ बुलाकर गलत कर दिया? वह कम से कम बाहर सुकून से खा तो सकती थी, पर यहाँ तो उसे खाना भी सुकून से नहीं खाने दे रहे हैं ये घटिया लोग। जब से आई है मैंने उसे एक बार भी खाते नहीं देखा। इतना कहकर वह भीगी आंखों से अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। वही चाहत जैसे ही रूम के अंदर आती है तो उसकी स्माइल बहुत बड़ी हो जाती है और वह मन में ही बोलती है कि अब आएगा गेम का असली मजा। बस अब मुझे उसे घटिया लड़की पर नजर रखना है। वैसे भी चाहत ने इस घर के सभी कमरों में और सभी जगह पर हिडन कैमरा छुपा रखा था। अब बस उसे कुछ सबूत इकट्ठा करना था साइना के खिलाफ, और उसने पिछले पुराने सबूत भी इकट्ठा कर रखे थे। अब ये सब एक धमाके की तरह उनके ऊपर फूटने वाला था। वह खुद में ही बोलती है, आलोक कपूर, सात्विक कपूर और ऋतिक कपूर और मिसेस किरण कपूर, आप चारों के लिए मैं इतना बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा है कि इसकी गुज पूरी जिंदगी तुम्हारे कानों में सुनाई देगी। तुम जीना चाहोगे तो भी जी नहीं पाओगे और मरना चाहोगे तो मर भी नहीं पाओगी। ना तो ठीक से खा पाओगे और ना ही सो पाओगे। बस कुछ दिन और फिर तुम्हारे दर्द भरी जिंदगी का शुरुआत होने वाला है। मना लो जितनी खुशियां मनाना है। इतना कहकर वह सीटी बजाते हुए एक गाना गुनगुनाने लगती हैं। लव यू माई सोनिया, माई हार्ट बीट्स फॉर यू। लव यू माई माहिया, आई गेव माई लाइफ फॉर यू। वही साइना अपने रूम में आकर अपने सामान को तोड़ने फोड़ने लगती है। इस वक्त वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब गुस्से में अपने रूम में चिल्लाकर बोलने लगती है, यू बीच कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की मैं तेरी जान ले लूंगी, जैसे मैंने तुझे इतने दिनों से फंसा कर रखा। मैंने सबकी नजरों में तुझे गिरा कर रखा। जब से तू आई मैं तेरे साथ एक घटिया खेल खेल, पर तू मेरे उसे खेल को समझ नहीं पाई है और मेरी जाल में फंसती गई। देख मैं तेरी जिंदगी कैसे नर्क से भी बेहतर बना दी। तेरे अपने घर वाले, तेरे माँ, तेरे बाप और तेरे भाइयों ने तुझे घर से धक्का मारकर निकाल दिया। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह साइको की तरह बोलता है, चाहत चाहत चाहत, नफरत करती हूँ मैं तुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू मेरी जगह पर आकर रहे। भले ही इन लोगों ने मुझे गोद लिया हो, पर इन लोगों ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ये लोग तो बस अपना दिल बहलाने के लिए मुझे ले आए थे, इसलिए इनका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। और वह दो बेवकूफ़ भाई जो शायद दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। उन्हें अपनी बहन की अच्छाई नहीं दिखी, उन्हें तो बस मैं दिखाई देता हूँ, तो भला मैं इसका फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। तू घटिया लड़की, मैं तुझे कभी सुख से नहीं रहने दूंगी। फिर तभी अपने सामने दीवार पर लगे चाहत की फोटो पर खंजर मारते हुए कहती है कि मैंने तुझे पानी में धक्का दिया था, पर तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गई और तेरी जगह पर मैं ही गिर गई। पर देखा उसे वजह से तेरे घर वाले तुझे कितनी ज्यादा नफरत करने लगे। हाँ, इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। कितने बड़े बेवकूफ है ना वह लोग, और तेरी माँ जिसने तुझे खुद ही पैदा किया, वह तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करती है। वह तो मुझ पर ममता लूट रही है। वह पागल औरत है, भला कोई औरों के बच्चों पर भी ममता लूटता है। तुम लोगों की वजह से मेरे पिता, जो कि मेरे सगे पिता हैं, वह कभी भी मुझे अपनी सगी बेटी की जगह नहीं दे पाए। तू घटिया लड़की, तेरी वजह से मुझे मेरी माँ के बजाय किसी और औरत को माँ कह के बुलाना पड़ रहा है। तो भला मैं तुझे कैसे सुकून से जीने दूं? क्या सब तेरे माँ की सजा तुझे मिल रही है, जिसकी वजह से मेरे पापा कभी मेरी माँ को नहीं अपना सके और उन्हें उनकी मिस्ट्रेस बनाकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन देख, मैंने वह सारा बदला तुझे ले लिया। और सोच, जिस दिन मेरे पिता ने मुझे मेरी जगह दे दी, उसे दिन मैं तुम सबको अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर निकाल कर फेंकूंगी कि दोबारा तुम्हें अपनी जिंदगी पर भी अफसोस होगा। मेरी माँ ने तो बहुत कोशिश की थी उसे किरण कपूर की जिंदगी से खुशियां छीनने की, और उसमें वह कामयाब भी हो गई। वह तुझे चुरा कर फेंक आई थी, पर पता नहीं कौन घटिया इंसान तुझे उठाकर अनाथालय पहुंचा दिया। और तेरी किस्मत भी इतनी अच्छी थी जो इतने दिनों बाद तू अपने माँ बाप को फिर से मिल गई। लेकिन जो काम मेरी माँ ने पूरा नहीं किया था, उसे काम को मैंने पूरा कर दिया और तुझे फिर से इस घर से हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया, और ऐसा दूर किया कि तू सबकी नजरों में गिर गई और फिर तू दोबारा कभी मुड़कर नहीं आई। पर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे नहीं आना चाहिए था, तुझे नहीं आना चाहिए था, पर आ गई है तो अब की बार तेरी मौत पक्की है। अब तुझे जिंदा छोड़कर मैं कोई गलती नहीं करने वाली हूँ। भगवान एक बार साथ देता है, 2 बार देता है, लेकिन बार बार नहीं देगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। इतना कहकर वह बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तस्वीर पर खंजर घुसा रही थी।
इस वक्त वह पूरी साइको लग रही थी, अगर उसका ये रूप कोई देख ले तो डर के कांप जाए। वहीं दूसरे कमरे में बैठी चाहत अपने लैपटॉप पर उसकी सारी हरकतों को देख रही थी। इस वक्त उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह जो चाहती थी वह हो गया था। वह यही तो चाहती थी कि यह अपने सारे गुनाहों को अपने मुंह से कबूल करे। पर आज उसे एक नई बात और पता चली जो उसे अपने पिछले जन्म में नहीं पता चली थी। वह ये था कि वह उसके बाप के रखेल की बेटी थी। इस वक्त उसे अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। यानी जब उसकी माँ जिंदा थी तभी उसके बाप का अफेयर किसी और औरत से चल रहा था और उसकी एक बेटी भी थी और उसी ने उसकी माँ से उसे अलग किया था। पर अब उसे अपनी माँ से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो औरत अपनी बच्ची को सामने देखकर भी भूल गई वह माँ कहलाने के लायक नहीं थी। उसे औरत ने एक माँ से उसकी बच्ची को अलग करके पाप तो किया था, पर उसे माँ ने क्या किया, उसे बच्ची के मिलने पर खुद से अलग कर दिया। ये तो उसे पाप से भी बड़ा पाप था। वह कभी अपने माँ को माफ नहीं कर पाएगी। चाहत ने पिछले बहुत से प्रूफ इकट्ठा कर रखे थे और अब एक नया प्रूफ उसके हाथ लग चुका था। उसने सब कुछ अपने पेन ड्राइव में सेव कर लिया, अब बस इंतजार कर रही थी। इस घटिया लड़की के अगले प्लेन का उसे पता था कि वह शांत नहीं बैठने वाली थी। वैसे भी उसने चारों तरफ कैमरे लगा रखे थे, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपने रूम में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ साइना को पूरी रात नींद नहीं आती। वह पूरी रात एक घटिया प्लान बनाने में बिता देता है और उसने अपने साथ अपने 2 नौकरों को भी मिल लिया था जो हमेशा साइना की ही बातों को मना करते थे। इन दोनों को अपने घटिया साजिशों के लिए साइना ने इस घर में खुद ही लाया था। वहीं दूसरे रूम में सात्विक और ऋतिक ऑफिस का काम कर रहे थे। इस समय उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था। उनके शेयर दिन पर दिन गिरते जा रहे थे और कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। पता नहीं क्या हो गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर आलोक कपूर आते हैं। वह अपने बच्चों को परेशान देखकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी सात्विक परेशान होते हुए कहता है कि देखिए ना पापा जी, पिछले 2 दिनों में हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर यही चलता रहा तो हमें दिवालिया होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे शेयर भी काफी तेजी से नीचे गिर रहे हैं और कोई हमें सपोर्ट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही आलोक कपूर कहते हैं कि हाँ, बात तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन तुम लोग चिंता ना करो, कुछ ही दिनों में हम ओबरॉय की पार्टी में जाने वाले हैं। वहाँ जल्दी ही हम मित्तल और खुराना कंपनी के सीईओ से मिलेंगे और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लोग भी आएंगे। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इतने सारे लोग होंगे, कोई ना कोई हमारे प्रोजेक्ट को जरूर पसंद करेगा और हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस समय तो हमारा टारगेट दुनिया की इस बड़ी कंपनी खुराना और मित्तल कंपनी को बनाना है। हमारी बेटी साइना ने भी ठाकुर कंपनी के साथ संपर्क किया है। वह कह रही थी कि वह लोग जरूर उसकी हेल्प करेंगे। साइना तो यहाँ तक कह रही थी कि आदित्य ठाकुर उसमें इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी तो किस्मत ही पलट जाएगी। अगर एक बार आदित्य ठाकुर हमारा दामाद बन गया तो फिर इस समाज में हमारा भी स्थान ऊंचा हो जाएगा और अपने आप सब लोग हमारे आगे पीछे हमारे साथ काम करने के लिए दौड़ते दिखाई देंगे। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगते हैं। वहीं उनकी बातों को सुनकर वह दोनों भाई भी मुस्कुराने लगते हैं। इस समय उन्हें अपनी बहन साइना पर बहुत ही फक्र हो रहा था। वहीं दूसरी सुबह जब चाहत की नींद खुलती है तो सबसे पहले वह फ्रेश होती है और कपड़े चेंज कर बाहर आती है। फिर अपना लैपटॉप उठा उसे पर कुछ टाइप करती है और फिर रात भर से साइना के किए गए हरकतों को नोटिस करती है, पर उसे कुछ अलग नहीं दिखता है। वह बस इतना जानती है कि साइना ने किसी से फोन पर बात की और फिर फोन रख दिया और फिर आराम से सो गई। उसे समझ में आ गया कि फोन पर उसने कुछ ऐसा बात किया है जिससे वह काफी रिलैक्स हो गई है। उसने तुरंत ही उसके फोन को हैक किया और जिसे उसने बातें की थी उसका नंबर निकाल और फिर उसे नंबर को किसी के पास सेंड कर दिया और एक मैसेज भेजो कि इस नंबर का पूरा डिटेल भेजो। उसके बाद वह आराम से अपने रूम से निकालकर बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर आई तो दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं बेटा आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वह भी चुपचाप दादाजी के साथ जाकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। आज दादाजी ने चाहत को पहले ही बुला लिया था। वह नहीं चाहते थे कि रोज की तरह फिर से खान की टेबल पर लड़ाई हो और उनकी बच्ची बिना खाए ही उठ जाए, इसलिए आज दादाजी ने उन लोगों के लिए इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही उन लोगों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ वैसे ही बाकी के घर के लोग वहां पहुंच गए। उन लोगों ने देखा कि आज दादाजी पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो उनका मुंह ही बन गया, पर वह कुछ नहीं कहते क्योंकि कल की लड़ाई उन लोगों ने देखी थी, इसलिए शांति से जाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
वही दादाजी चाहत के सर पर प्यार से हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमें मेहरा और ओबरॉय की तरफ से इनविटेशन आया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। दादाजी की बातों को सुनकर चाहत उनकी तरफ देखने लगती है। उसने तो जाने के लिए कुछ अलग ही प्लान बना कर रखा था, पर वह दादाजी को कैसे मन करे। वह दादरी से कहती है कि दादाजी आप चले जाएं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वही राधा जी कहते हैं कि नहीं बेटा, हमें सबसे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त वहाँ आने वाले हैं, वह सब हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते हैं। अब जब तुम आई हो तो मैं उन सबको तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ। तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मेरा लास्ट फैसला है। चाहत कुछ नहीं बोल पाती। वही दादाजी की बातें वह चारों लोग भी सुन रहे थे। दादाजी की बातों को सुनकर सैन के हाथ गुस्से से चम्मच पर कस जाता है। वह इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसे ध्यान ही नहीं आता कि कब चम्मच उसके हाथों में दास गया। वह बहुत ही गुस्से के साथ दादाजी की तरफ देख रही थी। वह मन ही मन बोल रही थी कि बुढ़ा आज तक कभी मुझे अपने साथ नहीं ले गया, और इस 2 टके की लड़की को अपने साथ अपने दोस्तों से परिचय करवाने को ले जा रहा है। साइना को अच्छे से पता था कि दादाजी के दोस्त बहुत ही ज्यादा अमीर घरों से थे। वह लोग भी जाने माने बिजनेसमैन थे और इस वक्त उनके सोते हैं, उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। अगर दादाजी उसका किसी अच्छे बिजनेसमैन से मुलाकात करवाते तो उसके पोते को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना लाइफ क्लियर कर लेती, पर यह बुढ़ा उसे कभी भी अपने साथ नहीं ले गया। यही सब सोकर सैन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, पर वह किसी के नजरों में आने से पहले ही अपने गुस्से को छुपा लेती है। अब उसके मन में चाहत के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान बनने लगा था। वह चाहत को कभी भी वहां नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि चाहत देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अगर दादाजी उसे अपने साथ ले जाते हैं तो वह सारे लोग चाहत को काफी पसंद करेंगे और हो सकता है कि उनके पोते भी चाहत को पसंद करने लगे। इस तरह से चाहत के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, पर वह चाहत को कभी भी वहां जाने नहीं दे सकती थी। वही सब सोचकर वह फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। वही उसके पापा और मम्मी, उसे भी चाहत का जाना अच्छा नहीं लगता है और उसके दोनों भाई का तो मुंह ही बन जाता है। उन लोगों को लग रहा था कि अगर चाहत वहां गई और किसी को पता चला कि वह उनकी बहन है तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। वहीं सात्विक से बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत ही दादाजी से कहता है कि दादाजी, इस लड़की को वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। सात्विक की बातों को सुनकर दादाजी बोलते हैं कि और भला इस वहां जाने की जरूरत क्यों नहीं है, और ये तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। वहीं उनकी बातों को सुनकर सात्विक कहता है कि दादाजी, मैं नहीं चाहता हूं कि आपने इतनी इज्जत बना रखी है जो इस लड़की के जाने पर वह सब मिट्टी में मिल जाए। आपने इसकी लैंग्वेज को देखा ही है। अगर यह इसी तरह से किसी से बात करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वही दादाजी कहते हैं कि तुम्हें जाना हो तो जो, पर चाहत वहां जरूर जाएगी और मैं उसे वहां लेकर जाऊंगा। वहीं जब सात्विक देखा है कि दादाजी अब उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह दादाजी से तुरंत ही बोलता है कि ठीक है, अगर आप इसे ले जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना, और हाँ, ध्यान रहे यह वहां पर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहचानेगी, ना हमसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसकी वजह से मेरी किसी के सामने भी बेइज्जती हो। शादी की बातों को सुनकर चाहत बोलती है कि मिस्टर सात्विक कपूर, मुझे आपसे रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे घटिया लोगों से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, और यह बात पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है। और रही बात पहचान की, तो मैं तो आप लोगों को वैसे भी नहीं पहचानती हूँ। वह तो आप लोग हो जो तुम हिलाते मेरे पास दौड़े आते हो। चाहत की बातों को सुनकर सात्विक को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि तुम घटिया लड़की, तुम वहां मुझे मेरी आंखों के सामने दिख मत जाना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे पीछे आने की, तो मैं तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहता हूँ, रिश्ता रखना तो दूर की बात है। सात्विक की बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराते हुए बोलती है, अपनी बातों पर बने रहना सात्विक कपूर, मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, वरना जिस दिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी वह तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। इतना कहा करो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आज उसे थोड़ी देर से ऑफिस जाना था, इस वजह से वह अपना काम घर से ही करने वाली थी। वह अपने रूम में जाकर अपना लैपटॉप उठाकर उसमें अपने फाइलों को चेक करने लगती है और नीचे हुई सभी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि अगर वह इन्हें याद करेगी तो उसे ही तकलीफ होगी। और अब वह पहले की चाहत नहीं है जो उनके कटे जेल बातों को सुनकर रोती रहे।
वही जैसे ही सात्विक जाने वाला था, साइना तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है कि भाई कल की पार्टी के लिए मुझे तैयारी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। उसकी बातों को सुनकर सात्विक बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फिराता है और कहता है कि बच्चा तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वही सैन तुरंत बोलती है कि 50 लाख। उसकी बातों को सुनकर काफी थोड़ा हिचकिचाने लगता है, क्योंकि साइना ने बहुत बड़ी रकम मांगी थी और वह इसी तरह पैसे मांगती थी, लेकिन इस वक्त कंपनी की हालत बहुत ही खराब थी और इतना ज्यादा खर्च करना उन लोगों के लिए ठीक नहीं था। सात्विक और ऋतिक ज्यादा खर्च नहीं करते थे, जो भी खर्च करते होता था वह सिर्फ साइना के ऊपर ही होता था। वही अपने भाई को इस तरह खामोश देखकर सैन सोचती है, क्या यह मुझे पैसे नहीं देना चाहता क्या? तुरंत ही अपनी रोने से सूरत बना लेती है और कहती है कि क्या हुआ भाई, क्या आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने कपड़ों में ही चली जाऊंगी, पर यह बहुत ही ऊंची पार्टी है और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। मैंने सोचा था कि हाई फाई सोसाइटी की लेडीजों की तरह मैं भी वहां पर ऊंचे पोजीशन वाली बनाकर जाऊंगी, तो फिर सब लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। उसकी बातों को सुनकर सात्विक को लगता है कि वह सही कह रही है। आखिर में उसकी बहन एक मॉडल है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनसे रिलेशन बनाना चाहेंगे। इस वजह से वह तुरंत ही साइना को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि लोग तुम्हें जो भी लेना है ले लेना और तुम पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाओगी। भला मेरी बहन और कपूर खानदान की प्रिंसेस पुराने कपड़ों में कभी जा सकती है? उसकी बातों को सुनकर साइना मुस्कुराने लगती है और कहती है कि थैंक यू भाई, आप मेरे बहुत ही अच्छे भाई हो, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। इतना कह रहे हो उसके गले से लग जाती है। वही सात्विक भी उसे प्यार से अपने गले से लगा लेता है। धीरे धीरे करके सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। दादाजी को भी आज कुछ काम से बाहर जाना था, इसलिए वह भी चले जाते हैं। वहीं किरण जी को भी पार्टी में जाना था, इसलिए वह अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने चली जाती हैं। अब साइना अकेली घर में थी। उसे अच्छे से पता था कि आज चाहत घर पर ही है। आज से अच्छा मौका मिला था चाहत से बदला लेने का। उसने तुरंत ही अपने इस भरोसेमंद दोनों सर्वेंट को अपने पास बुलाया और अपने साथ अपने रूम में ले गई। वह दोनों लेडीज सर्वेंट थी और हमेशा ही साइना के गलत कामों में उसका साथ दिया करती थी, इसके लिए साइना उन्हें मोटी रकम भी देती थी। इसका हल तो दोस्तों वही था, जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो। वह लोग कुछ प्लान बनती है और फिर साइना तैयार होकर अपने रूम से बाहर आती है। वह दोनों सर्वेंट भी उसके साथ साथ बाहर आती है। फिर साइना सीढ़ी के पास रखे सो टेबल को सीढ़ी के साइड में खा सकने को बोलती है। दोनों सर्वेंट उसे शीशे के बने टेबल को साइड में सरका देते हैं, तो वह उसे करेक्ट कर देखने लगती है। जब उसे लगता है कि वह बिल्कुल सही जगह पर है तो हम मुस्कुराने लगती है और फिर उन्हें इशारा करके वहां से निकल जाती है। उसे पता था कि अभी कुछ देर में चाहत आने वाली होगी, क्योंकि वह कभी भी घर पर नहीं रुकती थी, तो जरूर कुछ काम से रुकी होगी, फिर निकल जाएगी। वही चाहत रूम में बैठी इन सब की हरकतों को देख रही थी। उसके होठों पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इतना कह अपने क्लोजेट रूम में ड्रेस चेंज करने चली जाती है और फिर वह एक जीन्स और वाइट टॉप पहनकर बाहर आती है। हल्का सा मेकअप कर अपना बैग उठा बाहर की ओर निकल जाती है। वही वजह से ही बाहर निकलती है तो उसकी नज़र पहले स्टे की पहले हीरो पर पड़ती है, तो देती है वहां पर कुछ गीला गीला सा गिरा हुआ है। वह तुरंत ही जान जाती है कि यह क्या है। वह वहां पर बड़े ही आराम के साथ पर रखते हुए नीचे की ओर अपना कदम रखती है, लेकिन इस वक्त उसने रेलिंग को बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसने जमीन पर अपनी पूरी ताकत से पर नहीं रखा था, उसका पूरा ताकत साइड बनी रेलिंग पर था। वहीं जैसे ही वह सर्वेंट देती है कि चाहत नीचे जा रही है, तो वह तुरंत ही उसकी ओर आगे बढ़ जाती है। वह पहले से ही अपने हाथ में ट्रे और पानी की गिलास लेकर तैयार खड़ी थी, बस उसी का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही चाहत बाहर आती है वह भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और ऐसे बहाना करती है कि मानो गलती से उसका पर फैसला और वह चाहत से टकरा गई। वह इस तरह से दूर से ही चाहत को धक्का देना चाहती थी। उसने पहले से ही वहां तेल गिर रखा था, जिससे चाहत लाख कोशिश करे फिर भी न बच पाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि चाहत को पहले से ही इन सब के बारे में पता था। वह जैसे ही उसे धक्का देती है चाहत साइड हट जाती है और वह सर्वेंट बहुत ही तेजी के साथ सीढ़ी से लुढ़कते हुए सीधे नीचे जाकर उसे टेबल से टकराती है। वह कांच का टेबल था, वह टेबल का कोना सीधा जाकर उसके सर पर धंस जाता है।
वही जैसे ही वह गिरती है तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकलती है। उसकी आवाज को सुनकर बाकी घर के सर्वेंट दौड़कर उसे और आते हैं और सामने का नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सामने वह सर्वेंट नीचे फर्श पर गिरी थी और उसके सर से बहुत तेजी से खून बह रहा था। बहुत दर्द से कर रही थी। वहीं ऊपर खड़ी चाहत सब कुछ देख रही थी। वह दूसरी सर्वेंट जो उससे मिली हुई थी, वह जब ये देखी है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उन लोगों ने तो चाहत को करने का प्लान बनाया था, पर यह क्या हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। तभी वहां का हेड सर्वेंट जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है और कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां आती है तो वह लोग जल्दी से उसे लेकर वहां से जाते हैं। अब तक सबको इस बारे में खबर दे दी गई थी। किसी ने यह नहीं देखा था कि वह कैसे गिरी थी, बस उन लोगों ने उसे नीचे गिरा हुआ देखा था और ऊपर चाहत को खड़ा हुआ देखा था। इस वजह से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कुछ देर में हाल में सब लोग मौजूद थे। वही साइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तो ये प्लान उसे घटिया लड़की के लिए बनाया था, पर कोई बात नहीं, इस सर्वेंट के गिरने पर भी फायदा इसको होगा और वह सबके नजरों में चाहत को फिर से बुरा बना सकेगी। वही आलोक जी गुस्से में चिल्लाते हुए चाहत से कहते हैं कि तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सर्वेंट को धक्का देने की। क्योंकि जब सब लोग घर आए थे तो साइना ने उसे दूसरी सर्वेंट को अच्छे से समझा दिया था कि वह चाहत का नाम लगी कि उसी ने उसे धक्का दिया है और उसे सर्वेंट ने वैसा ही किया। इस वजह से अब सबको लग रहा था कि चाहत में ही उसे नीचे गिराया है। वही उसे सर्वेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आलोक जी इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उनका मन कर रहा था कि वह चाहत को मार डाले। वही चाहत कुछ भी नहीं बोल रही थी, वह शांति से सबका नाटक देख रही थी। उसे इस तरह से खामोश देखकर सात्विक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली हो। तुम इतनी घटिया हो कि तुम्हें इस तरह से हमारे घर पर रखने में हमारी भी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तुमने गलत काम किया है, इस वजह से अब हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना कहकर वह तुरंत ही फोन निकाल लेता है। इस वक्त चाहत को अपनी पुरानी यादें आने लगती है। इसी तरह से जब साइना पानी में गिरी थी तो उसके भाई ने पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इस वक्त चाहत के चेहरे पर अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत दिख रही थी। वह तो हैरान थी इन पगलों को देखकर। क्या उन्हें एक बार यह जानने की जरूरत नहीं थी कि आखिर में ये सब हुआ कैसे किसी के कहने पर, वह भी एक सर्वेंट के कहने पर उसकी बातों को सच मान सकते हैं। वह अभी कुछ नहीं कहती, उसके होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर आलोक जी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं आज किरण जी को भी चाहत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत ही आगे बढ़ी और चाहत के गालों पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ लगा देती हैं। चाहत का चेहरा एक और झुक जाता है और उसका हाथ उसके गालों पर आ जाता है। वह अपने सामने खड़ी अपनी माँ को देखते हैं। सच में आज उन्हें अपनी माँ कहानी में भी उसे शर्मा रही थी। वह एक माँ थी, उसे अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए था, पर क्या ही फर्क पड़ता है, उसने जब कभी उसे अपना बच्चा नहीं समझा तो आज उनसे उम्मीद क्या ही करें। चाहत बस अपने खाली नजरों से उन्हें देख रही थी। वह अब भी कुछ नहीं रहती। तभी सात्विक चिल्लाते हुए कहता है, माँ देख रही हो ना ये कितनी ज्यादा बेशर्म हो गई है। इतना बड़ा काम करके भी कितने आराम से मुस्कुराते हुए खड़ी है। इसकी आंखों में कहीं भी गिल्ट नहीं दिख रहा है। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराते हुए बोलती है कि भला मेरी आंखों में क्यों अफसोस दिखाई दे, जब मैं वह काम किया ही नहीं है तो मुझे क्यों दुख होगा। उसकी बातों को सुनकर ऋतिक चिल्लाकर बोलता है कि कितना झूठ बोलोगी, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तुम्हें सबने देखा है, अब तो तुम साइना पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती हो क्योंकि वह इस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थी। अभी तक तो तुम हर बार साइना को कहती थी, लेकिन इस बार किसे कहोगी। चाहा तुम सबको खाली आंखों से देख रही थी कि उनके सामने खड़ा यह उसी का परिवार है जिसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, पर एक सर्वेंट की बातों पर भरोसा है। तभी सात्विक ने पुलिस को फोन कर दिया था और कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। वही आलोक जी बहुत ही गुस्से के साथ उसे खींचकर लेडीज कांस्टेबल के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, इस घटिया लड़की को ले जो इसने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है। आलोक की बातों को सुनकर साइड में खड़ा इंस्पेक्टर चाहत की ओर देखने लगता है। उसे यकीन नहीं आता कि इतनी छोटी सी और इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की किसी का मर्डर कर सकती है, पर जब ये लोग कह रहे हैं तो उसे उनकी बातों को मानना पड़ेगा। वह लेडीज कांस्टेबल को इशारा करता है चाहत को पकड़ने के लिए। वही जैसे लेडीज कांस्टेबल चाहत के हाथों में हथकड़ी पहनाने वाली थी, चाहत उसे रोक देती है।
और वह अपने घर वालों की ओर मुड़कर देखती है और उनसे एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, आप लोगों ने यही गलती बहुत पहले की थी, पर उसे वक्त में बहुत छोटी थी, पर आज आप लोगों ने ये गलती करके खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। आज मैं वही छोटी और मासूम सी चाहत नहीं हूँ, याद रखना आपको ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। वही उसकी बातों को सुनकर किरण जी आगे जाकर बोलते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है, अच्छा हुआ कि तू मेरी कोख से जन्म लेते ही गायब हो गई थी और अब मिली तो फिर से चली गई, लेकिन आज फिर वापस आकर मेरे लिए कलंक बन गई हो। मुझे पता होता कि तुम इतनी घटिया निकलोगी तो मैं तुम्हें अपनी कोख में ही मार डालती, लेकिन आज के बाद से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तुम हमारे लिए मर गई हो, अब तुम कभी यहाँ लौट कर मत आना, जाओ जाकर अपने किए गए जुर्म की सजा काटो। और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देना और इससे संबंधित कोई भी बात हमारे घर पर नहीं आनी चाहिए आज से, और इसी वक्त से हमने इस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। इतना कहकर किरण जी अपना मुंह फेर लेती हैं। चाहत बस अपनी खाली आंखों से अपने सामने खड़ी अपनी उसे मां को देख रही थी, जिसके मुंह से इतने गंदे शब्द अपनी बेटी के लिए निकल रहा था। अभी तक तो उसे अपनी मां के लिए कोई अफसोस रह जाता, लेकिन आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। अब चाहत की आंखों में अपनी मां के लिए सिर्फ नफरत दिख रही थी। वह कुछ नहीं बोलती और इंस्पेक्टर के साथ वहां से चली जाती है। वैसे ये सारा प्लान साइना का था, उसी ने सात्विक को पुलिस बुलाने के लिए कहा था। वह एक गंदा खेल खेल रही थी और इन सबको मोहरे की तरह यूज कर रही थी, और वही इन बेवकूफों के पास तो अकल ही नहीं थी, वह इसकी जाल में फंसे जा रहे थे। वही साइना तुरंत ही वहां से अपने रूम में चली जाती है और वहां पहुंचकर किसी के पास फोन करती है और उसे रहती है कि वह लड़की पुलिस थाने पहुंच चुकी होगी, तुम उसे वहां अच्छा सबक सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ से वह आदमी हंसते हुए कहता है कि मैडम आप ठीक ना करिए, मैं उसे लड़की को बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा, पर आप मेरा ध्यान रखिएगा। साइना हंसते हुए कहती है कि तुम उसे अच्छे से सबक सिखाओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। इतना कहकर वह अपना फोन रख देती है। इस वक्त साइना के होठों पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, वह आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सोच लिया था कि अब वह चाहत को बहुत ही बुरी तरह से बदनाम कर देगी, जिससे वह किसी के सामने मुंह उठने लायक ना रहे। वही जैसे ही चाहत कपूर मैंशन से बाहर निकलती है, वह अपने फोन पर किसी को मैसेज भेजती है। पुलिस स्टेशन पास ही था, इसलिए वह लोग तुरंत ही कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वही जो इंस्पेक्टर चाहत को लेकर आया था वह बहुत ही अच्छा था। वह उससे पूछता है कि मैडम आप अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, उन लोगों ने आप पर इतना इल्जाम लगाया था, आप अपनी सफाई में कुछ बोलेंगे। चाहत उनकी बातों को सुनकर बोलती है कि क्या मैं जो कहेंगी आप उसे पर यकीन करेंगे। उसकी बातों को सुनकर इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं जरूर करूंगा, वैसे आपको देखकर मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ ऐसा कर सकती हैं। उनकी बातों को सुनकर चाहत बोलती है कि चेहरे पर नहीं जाना चाहिए, चेहरा ही तो सबसे बड़ा धोखा होता है। चाहत की ऐसी बातों को सुनकर इंस्पेक्टर उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इस छोटी लड़की के कहने का क्या मतलब है। तभी वहां एक दूसरा इंस्पेक्टर आता है। वह चाहत को अपनी गंदी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा है। चाहत को अपने ऊपर उसकी गंदी नजर महसूस हो रही थी, फिर भी वह उसकी ओर नहीं देखी है। तभी वह इंस्पेक्टर बोलता है कि देखने में तो इतनी भोली और मासूम लग रही है, पर मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इतना ही ना होना चेहरा छिपा है। उसकी बातों को सुनकर वह दूसरा इंस्पेक्टर कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसे फोन आ जाता है और वह अपना फोन लेकर दूसरी ओर चला जाता है। तभी जो इंस्पेक्टर अभी आया था उसका नाम सूरज था। वह बोलता है कि वैसे देखने में तो बड़ी मस्त माल लग रही है, वैसे तेरा धंधा क्या है? मुझे लगता है कि तू खूब कमाती होगी, क्योंकि देखने में तेरा फिगर तो बहुत ही मस्त है। वही उसकी बातों को सुनकर चाहत के शरीर में आग लग जाती है। वह एक माफिया क्वीन थी और इस 2 टके के इंस्पेक्टर की इतनी औकात नहीं थी कि वह उसकी ओर आंख उठाकर भी देख सके, पर वह अपनी गंदी नजर उसे पर डाल रहा था। वह अपनी जगह से उठती है और उसे इंस्पेक्टर के पास जाती है और उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोलती है कि अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर। वही उसकी आंखों को देखकर इंस्पेक्टर एक बार डर जाता है, लेकिन तभी उसे चाहत पर गुस्सा आने लगता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि 2 टके की लड़की तो मुझे आंख दिखाई है, तुझे पता है तेरे सामने मैं इंस्पेक्टर सूरज प्रताप हूँ, मेरे सामने तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं और तू 2 टके की लड़की मुझे आंख दिखा रही है।
मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है, और वैसे बता दूं, किसी ने तेरी आज भगत करने का बहुत बड़ा रकम दिया है मुझे, तो मुझे अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वह चाहत की ओर आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है, चाहत बहुत ही जोर से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है, जिससे उसके हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसी के साथ उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। वह अपना हाथ पकड़कर गुस्से से चाहत की ओर देखने लगता है। इस समय उसे अपने सामने खड़ी लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देखने में इतनी दुबली पतली सी लड़की के पास इतनी ताकत कैसे आई। तुरंत ही आगे बढ़कर चाहत को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ उठाता, चाहत ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसने उसके पांचों उंगलियों को जोर से मरोड़ दिया। इस वक्त उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की इतनी छोटी है और इतनी ताकतवर है। पहली बार उसका ऐसा किसी के साथ सामना हुआ था। वही वह तुरंत कांस्टेबल को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर अब तक पहले ही वहां कुछ कांस्टेबल आकर खड़े हो चुके थे और उसे लड़की से लड़ता हुआ देख रहे थे। लेकिन जैसे ही वह बोलता है, वह लोग उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वह चिल्लाते हुए बोलता है कि इस लड़की के दोनों हाथ को पकड़ लो, बहुत फुदकती है ना, तो आज से मैं असली मजा दिखाती हूँ। जैसे ही वह लोग चाहत को पकड़ते हैं, वह आगे बढ़कर चाहत के बालों को पकड़ लेता है। उसने चाहत के बालों को इतनी तेज से पकड़ा था कि उसे बहुत तेज दर्द होता है। वह उसे हाथ को देखते हैं जिसे उसने अभी कुछ देर पहले छोड़ दिया था। वह ज्यादा हल्ला नहीं मचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे इंस्पेक्टर का एक हाथ तोड़कर ही छोड़ दिया था। पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी यह इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि उसने उसे हाथ लगाया। अब वह उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। अभी यह सब हो ही रहा था कि तभी वह दूसरा इंस्पेक्टर जो फोन पर बातें कर रहा था वहां आ जाता है, और जब वह अपने सामने यह नजारा देखा है तो दंग रह जाता है। तुरंत ही उसे इंस्पेक्टर को डांटे हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने ये हक दिया। तो वह इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि इस लड़की ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसकी बातों को सुनकर पहले वाले इंस्पेक्टर को यकीन नहीं होता, इतनी छोटी और मासूम सी लड़की कैसे इतने बड़े आदमी का हाथ तोड़ सकती है। वह तुरंत इंस्पेक्टर सूरज को कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया किसी लड़की को छूने का। उसे छूने का बस लेडीज कांस्टेबल का है। इंस्पेक्टर सूरज उसकी ओर देखते हुए हंसने लगता है और कहता है कि इंस्पेक्टर, तुम अपना मुंह बंद रखो, किसे छूने का हक मुझे है और किस नहीं, ये तुम बताने वाले कौन हो, और इसके साथ अब मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। वह इंस्पेक्टर सूरज की आदतों को अच्छे से जानता था। वह एक नंबर का लड़कीबाज और घटिया इंसान था। वह चाहत के लिए डरने लगता है। वह तुरंत कहता है कि देखो, तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं सीनियर को रिपोर्ट कर दूंगा। तुम इस लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, ये हमारी जिम्मेदारी पर आई है। सूरज उसकी ओर देखकर हंसने लगता है और कहता है कि यह एक मर्डर है और इसमें किसी का खून करने की कोशिश की है, तो इसे इसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए। तभी वह इंस्पेक्टर कहता है कि उसकी सजा कानून तय करेगा। तुम कौन होते हो? तो वह कहता है कि मैं भी तो कानून का ही रखवाला हूं और मैं ही इसकी सजा तय करूंगा, तब इस लड़की को समझ में आएगा। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किसी लड़की ने उसे पर हाथ उठाया। उसका मन कर रहा था कि इस वक्त चाहत के हाथों को काट डाले, पर उसे पता नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की कौन है। तभी वह सूरज के मंसूबों को समझते हुए इंस्पेक्टर बोलता है, अभी इस लड़की का जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम इसे मुजरिम नहीं कर सकते हो। जब कोर्ट में इसका जुर्म साबित होगा तब तुम इसे मुजरिम कहना। अभी यह एक आम लड़की है। वही चाहत उसे इंस्पेक्टर को देख रही थी, जो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि आगे जो भी होने वाला है वह ये इंस्पेक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी वह लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक थाने के सामने एक के बाद एक कम से कम 50 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं। ये गाड़ियां बहुत ही महंगी और लग्जरियस थी, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि जरूर कोई बहुत बड़ा इंसान यहां आया है। तभी वहां सबसे पहले कमिश्नर और एसपी भागते हुए आते हैं, और जब वह अपने सामने का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें ही निकलने को आती है। वह कुछ कह पाए कि इससे पहले ही वहां एक के बाद एक बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर तो इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि यह लोग सब यहाँ क्या करने आए हैं। उन सबको तो देखकर उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। वही कमिश्नर के मुंह से आवाज नहीं निकलता, क्योंकि अब
उसे पता चल चुका था कि इस इंस्पेक्टर को अब कोई नहीं बचा सकता। वहीं उन सब से आगे एक आदमी निकाल कर आता है, वह इस जिले का डीएम था। और जब वह अपने सामने का नजारा देखा है तो उसका खून ही सूख जाता है। चाहत को दो लोगों ने पकड़ रखा था। वही इंस्पेक्टर अभी भी हादसे की वजह से चाहत के बालों से अपना हाथ हटाना भूल गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह दम आगे बढ़कर इंस्पेक्टर के गालों पर धड़ाधड़ थप्पड़ बरसाना शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर सूरज को तो कुछ भी समझ नहीं आता। इस वक्त उसका दोनों हाथ उसके गालों पर था। वही साइड पर खड़े हुए दोनों कांस्टेबल रखे थे, वह थर थर करके कांप रहे थे। तभी मित्तल और खुराना कंपनी के मैनेजर वहां आते हैं और वह तुरंत चाहत को ऊपर से नीचे तक देखकर बोलते हैं, मैडम आप ठीक तो हैं? उन दोनों को वहां सब कोई पहचानता था। आखिर में उन्हें कौन होगा जो न जानता होगा, वह इतने बड़े कंपनी के मैनेजर जो थे। उन लोगों को चाहत के सामने मैडम कहता है और उनके सामने सर झुकाता देखकर तो इंस्पेक्टर सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह छोटी सी लड़की उनकी मैडम है। तभी वहां लिया और जान पहुंच जाते हैं। वह लोग किसी साइट पर गए थे जिस वजह से उन्हें यहां आने पर थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन जैसे ही वह लोग पहुंचते हैं तो चाहत को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं। लिया और जान तुरंत सामने जाकर पहले सॉरी बोलते हैं देर से आने के लिए, और फिर पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं? अब तो इंस्पेक्टर के और भी होश उड़ जाते हैं। इन दोनों को कौन नहीं जानता है, ये दोनों बहुत बड़ी हस्ती हैं। और अगर यह इन्हें मैडम बोल रहे हैं तो ये कौन है? अब इंस्पेक्टर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा था। तभी कमिश्नर चाहत के सामने जाकर बोलता है, मैडम माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह बदतमीज इंस्पेक्टर आपको पढ़कर यहाँ ले आएगा। साइड में खड़े मंत्री जी भी वहां आ जाते हैं, जिनकी तो अभी तक आगे बढ़कर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह अपने कांपते हुए आवाज से बोलते हैं, मैडम मैं माफी चाहता हूं जो हमारे रहते हुए आपके यहाँ तक आना पड़ा और आपके साथ यहाँ इतनी बदसलूकी हुई। वही चाहत तुम लोगों को कुछ नहीं कहती और वह इंस्पेक्टर को घूर कर देखती है। इस समय चाहत की आंखें आग उगल रही थी। इंस्पेक्टर चाहत की आंखों को देखकर बिल्कुल ही डर जाता है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि नजर उठाकर उसे देखें। तभी चाहत बोलती है कि इस सस्पेंड करो। कमिश्नर तुरंत ही बोलता है, मैडम मैं आपके कहने से पहले ही इसे सस्पेंड कर दिया है, हमें ऐसे स्टाफ की जरूरत नहीं है। वही चाहत उससे कुछ नहीं बोलती और आगे निकल जाती है। तभी धीरे धीरे करके वहां से सारी भीड़ चाहत के पीछे बाहर चली जाती है। तभी वह कमिश्नर इंस्पेक्टर सूरज की तरफ देखा है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मरता है और कहता है कि बेवकूफ इंसान, तूने आज अपने हाथों अपनी कब्र खोद ली। तुझे पता भी है कि तूने किस पर हाथ डाला है? वही कमिश्नर की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर को डर लगने लगता है। उसे नहीं पता था कि चाहत कौन है, वरना वह ऐसी गलती कभी ना करता। तभी कमिश्नर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसे शख्स को मर्डर के इल्जाम में सजा देने चले थे। वह चाहे तो तुम जैसे लाखों लोगों को खरीद कर अपने पैरों तले रौंद सकती है। वह आधे एशिया की इकोनॉमी अपने कंट्रोल में रखती है। तुम्हें क्या लगता है कि वह एक नौकर को मारने की कोशिश करेगी? उसके इशारे पर उसके कार्ड पता नहीं कितनी लाशें बिछा देंगे। उसे खुद किसी को मारने की क्या जरूरत है? इतना कहकर वह फिर से इंस्पेक्टर को जोरदार थप्पड़ मारता है। कमिश्नर इसलिए इतना डरा हुआ था कि उसे पता था कि चाहत की असली आइडेंटिटी क्या है। वह एक माफिया किंग थी और अगर वह थाने तक खींच कर आई है तो इसका खामियाजा सबको भरना पड़ेगा। उसने बहुत बार पुलिस की मदद की थी, हर आज पुलिस वालों ने ही उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। इसीलिए कमिश्नर ने सबसे पहले सूरज को सस्पेंड कर दिया था, जिससे उसकी वजह से औरों को प्रॉब्लम में ना पड़ना पड़े। वह तुरंत ही सूरज को वहां से निकल जाने को कहता है। इस समय कमिश्नर के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वही इंस्पेक्टर अपनी टोपी और बेल्ट उतर कर वहां रखता है और चुपचाप थाने से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही उसके कदम बाहर आते हैं कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 4 गार्ड बाहर निकलते हैं। वह कमिश्नर को घसीटते हुए गाड़ी में फेंक देते हैं और खुद अंदर बैठकर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये सब देखकर सूरज को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वही वह दूसरा इंस्पेक्टर जो थाने में पहले से ही मौजूद था, वह सब कुछ वहां खड़ा देख रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है कि अच्छा हुआ वह अपने फर्ज के प्रति हमेशा ईमानदार रहा, वरना आज यही है उसका भी होता। उसे पूरा यकीन हो गया था कि आज सूरज का अंतिम दिन है। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह बहुत ही घटिया इंसान था। उसका मर जाना ही ठीक था। वह चुपचाप अंदर चला जाता है।
वहीं कुछ ही देर में वह लोग इंस्पेक्टर सूरज को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। चाहत वहां एक बड़े सोफे पर क्वीन की तरह बैठी हुई थी। तभी वह लोग इंस्पेक्टर को लाकर उसके सामने फेंक देते हैं। जैसे ही सूरज अपने सामने चाहत को देता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि इस वक्त चाहत अपने पूरे क्वीन के गेटअप पर थी। बस इस वक्त उसने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था और अंदर आते वक्त उसने अपने चेहरे और देखा तो वहां बहुत सारे गार्ड खड़े थे। उन सब के बैच पर क्वीन का लोगो लगा हुआ था। तभी उसे पता चल चुका था कि उसे क्वीन के लोगों ने पकड़ा है, लेकिन अब अपने सामने चाहत को देखकर उसे चाहत से डर लगने लगता है, क्योंकि वह जान चुका था कि यही लड़की क्वीन है। वह अपने आप को कोस रहा था, वह क्यों थोड़े से पैसे की लालच में उसे घटिया लड़की की बातें मान ली। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज कम से कम और जिंदा तो होता। पर आप क्वीन के पास से जिंदा लौटना उसका नाम मुमकिन था। उसे पता था कि क्वीन किसी पर रहम नहीं करती है और उसने तो उसे क्वीन पर गंदी नजर डाली थी, तो उसके साथ क्या होगा वह बस भगवान से इतना ही मांग सकता था कि उसकी मौत आसान हो। क्योंकि उसे पता था कि क्वीन अपने दुश्मनों को कैसी सजा देती है। वही चाहत उसकी तरफ बहुत ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। वह उसके चेहरे को पढ़ सकती थी कि उसके मन में इस समय क्या चल रहा था। तभी वह अपनी ठंडी आवाज में उसे बोलती है, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ खेलने का, चल आज मैं तेरे साथ खेलती हूँ। उम्र बीत गई है पर जवानी का नशा अभी नहीं उतरा है, तो आज तेरा सारा नशा उतर जाएगा। इतना बोलकर वह अपने गार्ड को इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही वहां बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर 6 से 7 गार्ड आ जाते हैं। वह उन्हें इशारा करती है तो वह लोग उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। सूरज को अभी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अंदर वह गार्ड उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। आज उसकी कंडीशन वैसे ही थी जैसे वह लड़कियों के साथ करता था, और लड़कियां उसके सामने हाथ पर जोड़ती थी और अपनी जिंदगी की भीख मांगती थी, पर वह कभी किसी पर तरस नहीं खाता था। चाहत ने उन गार्ड से कह दिया था जब तक यह मर ना जाए उसके साथ यह करते रहो। उसे भी तो पता चले जब इतने लोग किसी मासूम के साथ ऐसा करते हैं तो वह दर्द कैसा होता है। वहीं दूसरी ओर कपूर विला में जब दादाजी घर आते हैं तो उन्हें सारी बात पता चलती है। वह इस समय अपने बेटे, बहू और अपने पोते पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह लोग उसे मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दादाजी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है कि तुम लोग उसके सगे माँ बाप और भाई हो। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। तुम्हें एक बार भी जानने की कोशिश की कि सच क्या है, बस तुमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वह मासूम बच्ची यह करेगी। तभी आलोक जी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बस करिए पिताजी, अपने ही उसे सर चढ़ाकर रखा है। उसे सर्वेंट की हालत बहुत ही नाजुक बनी है। अगर वह मर जाएगी तो क्या होगा, हम उसे घटिया लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। वही दादाजी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनकी औलाद है। उन्होंने अपनी औलाद को कितने प्यार से रखा, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आज इस तरह से अपनी औलाद के साथ कर रहा है। दादाजी बहुत ही गुस्से के साथ बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे मेरी पोती मेरे घर पर चाहिए। वहीं उनकी बातों को सुनकर अब किरण जी बोल पड़ती है, नहीं पापा, इस बार हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैंने उसे घटिया लड़की को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया है। दादाजी को किरण जी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम एक मन हो, तुमने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर भी तुम उसके साथ इतना घटिया व्यवहार कैसे कर सकती हो। वह तुम्हारी ही बेटी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वही दादाजी की बातों को सुनकर किरण जी अपना मुंह बना लेती हैं। सभी दादाजी कहते हैं कि अगर मेरी पोती मुझे नहीं मिली तो मैं भी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब आलोक जी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और तुरंत ही बोलते हैं कि ठीक है पिताजी, अगर आपको जाना है तो चले जाए और वह लड़की इस घर में नहीं आएगी। अपने बेटे की बात सुनकर आज अर्जुन कपूर को बहुत ज्यादा दुख होता है। वह अपने उसे नालायक बेटे को देखते हैं जिसके पास सच में बुद्धि नाम की चीज नहीं थी। वही है सारा तमाशा देखकर साइना बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे नहीं पता था कि चाहत पुलिस थाने में नहीं है। वह तो सोच रही थी कि उसने इतना पैसा दिया है तो चाहत को अच्छे से टॉर्चर किया जा रहा होगा। वह शांति से खड़ी होकर सारा तमाशा एंजॉय कर रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो दादाजी देख लेते हैं, पर और कोई देखता इससे पहले ही वह अपने चेहरे पर अफसोस के भाव ले आती है।
दादाजी उसके इस बदलते रंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है। वह आलोक जी को कहते हैं कि देख लेना, तुम एक दिन बहुत पछताओगे और उसे दिन तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इतना कहकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। उन्हें अपनी पोती की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वह तुरंत ही अपने दोस्त को फोन करते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। जैसे ही सामने वाला शख्स उनकी पोती का नाम पूछता है तो दादाजी उसका नाम चाहत बताते हैं। नाम सुनते ही तो सामने वाले शख्स के हाथों से फोन गिर जाता है। वह तुरंत ही फोन उठाकर पढ़ते हुए बोलता है, तुमने क्या नाम बताया? दादाजी फिर से चाहत बोलते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में हुआ सारा नजारा उसे व्यक्ति के आंखों के सामने घूमने लगता है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वही मंत्री था जो चाहत के पावर से अच्छी तरह से वाकिफ था और उसे अभी पता था कि चाहत ही माफिया डॉन है, क्योंकि चाहत ने कई बार उसके माल को जब्त कर लिया था। वह चाहत से बहुत ज्यादा डरता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चाहत अर्जुन कपूर की पोती थी। वह तुरंत ही बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोती को कुछ लोग आए थे और छुड़ा कर ले गए, वह उसके दोस्त थे। ये सुनकर दादाजी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वह अपने दोस्त को धन्यवाद कहकर फोन रख देते हैं। वही वह मंत्री सोचता है कि इन लोगों को क्या चाहत की असली आइडेंटिटी नहीं पता है। उसने पूरी जांच करवाई थी। उसे पता चला कि उसके घर वालों ने ही उसके खिलाफ रिपोर्ट किया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके घर वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह उसके घर वालों के ऊपर अफसोस करता है और बोलता है कि यह लोग इतने बड़े हीरे को नहीं पहचान सके और कोयले के पीछे परेशान हैं। वैसे वह क्या कर सकता है? वह भी अपना सर झटक कर चला जाता है। दोस्तों, कल मैं स्टोरी लिखने में थोड़ी लेट हो गई, जिससे मेरी स्टोरी रात को 10 बजे तक में तैयार हुई और अब उसे मैं अपलोड करती तो रात के 12 बजे बज जाते। इस वजह से यह स्टोरी मैं कल नहीं दे पाई, पर आज मैं आपको 2 एपिसोड दूंगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको शाम तक में मिल जाएगा। और जिन दोस्तों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वह लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरी रिक्वेस्ट है कि शाम को आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे चाहत कैसे साइना को भारी महफिल में बेइज्जत करती है और सबके सामने साइना की सच्चाई लाती है। और जब चाहत के माँ पापा और उसके भाई को साइना की सच्चाई पता चलती है तो वह क्या करेंगे? वही आदित्य ठाकुर को पता चल जाता है साइना की असली आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।